हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अब हम शुरू करते हैं जो हमारे फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, जिसमें हम प्रिपरेशन कराते हैं नीट और जेई की। तो उसी में हम देख रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अ 1 kg mass is suspended from the ceiling by a rope of length 4 meter. A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 degree with respect to the vertical axis. As shown in figure, the magnitude of F is. Assume that the system is in equilibrium and g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमको बोला गया है कि ये जो रोप की जो लेंथ थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी थी टोटल 4 मीटर। स्टूडेंट्स, लेंथ दे दी गई है हमें 4 मीटर। अब बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, हम यहाँ से रोप जो सीधी लटकी थी यहाँ से हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाया, जिसके कारण इसने जो वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाया 45 डिग्री। और इसमें जो मास जो सस्पेंडेड है वो 1 kg का मास है। तो स्टूडेंट्स, हमको ये फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लगाया गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एफ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक टेंशन रोप पे यहाँ पे लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि 1 kg मास सस्पेंडेड है। और एक टेंशन जो यहाँ से हमने खींचा फोर्स से, इस थ्रेड को खींचा, इस रोप को खींचा, तो यहाँ पे जो टेंशन आया वो T1 आया। तो इसके हम कंपोनेंट्स कर देंगे, हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है। तो T2 और यहाँ पे जो नीचे की तरफ वेट लगेगा वो कितना होता है, mg होता है। और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे g है। g की वैल्यू जो दी गई हमें क्वेश्चन में, वो दी गई है 10। तो हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 10 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, ये तो इसके लिए हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो T1 यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा T1 cos 45 डिग्री। और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 sin 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के बाद हम शुरू कर देते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। तो हम पहले ये नीचे वाले डायग्राम को देखते हैं कि T2 बराबर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 kg है। तो हम देखेंगे T2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट हैं T1 cos 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये T1 cos 45 है, इस ऊपर की तरफ है, और F के अपोजिट में T1 sin 45 है। तो T1 cos 45 के नीचे आप देखें इसका जो कंपोनेंट है अपोजिट में वो T2 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे T1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू T2। और T2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो T1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 10। इसको स्टूडेंट इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। अब आएंगे हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट में। F इज इक्वल टू कितना है T1 sin 45। हम लिख देंगे T1 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू F। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों की हम वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो आप देख सकते हैं T1 sin, इसको देते हैं इक्वेशन 3 नाम। तो T1 cos 45, इक्वेशन 2 को देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। T1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 10। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 10। तो T1 कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। और T1 sin 45 इज इक्वल टू F है। तो T1 sin 45 की भी कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू F। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू F अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारी T1 की जो वैल्यू आई है, हम इसको पुट अप कर देंगे F में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा T1 इज इक्वल टू F अंडर रूट 2 आया है। T1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 अंडर रूट 2। तो 10 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू F अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। दिस इज अवर आंसर। तो कितना फोर्स लगा के इसको हमने खींचा होगा, तो इसको हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा होगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे 2 to 3 टाइम्स, इसका डायग्राम को समझेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव इज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है अंडर रूट 3 kg। अब यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है 1/2 अंडर रूट 3, क्योंकि जो ब्लॉक है वो मूव ना करे। क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक डजंट मूव। और यहाँ पे जो एंगल पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 60 डिग्री एंगल पे लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके कंपोनेंट्स में अगर हम इसको कर दें इस बॉडी डायग्राम को, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसको करना। तो देखिए, आप ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक है, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या लगेगा, एक वेट लगेगा, जिसको हम mg लिखते हैं।
अब जो इसका ब्लॉक के कारण जो वेट है m कितना दिया है √3 और g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, तो कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 10√3 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स इसका एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा जो ऊपर की तरफ लगेगा, फ्लोर ऊपर की तरफ ब्लॉक पे कितना लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n। अब आप यहाँ पे देखें इसके बाद यहाँ पे जो f का जो कंपोनेंट है ये 60 डिग्री बन रहा है, तो इस तरफ कितना हो जाएगा f cos 60 डिग्री, और यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, f sin 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये कंपोनेंट करने के बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आएगा जो इसके वेट के कारण होगा, जो होगा 10√3 न्यूटन का, और यहीं पे नीचे की तरफ ये जो f का जो कंपोनेंट आएगा, देखिए आप यहाँ पे f cos थीटा है, और इसी टाइप से यहाँ पे कितना आ जाएगा f sin थीटा, तो यहीं पे क्या होगा f sin 60 डिग्री, ये दो कंपोनेंट आ जाएंगे नीचे, और ऊपर की तरफ जो एक कंपोनेंट होगा वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा, और इसके जो लेफ्ट साइड में जो एक कंपोनेंट है f cos 60 डिग्री, तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट है, देखिए एक लेफ्ट साइड है, एक ऊपर है और दो नीचे की तरफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन 1/2 दिया है। तो अब हम इसको इक्विलेट करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे इक्विलेट करेंगे, देखिए ये n के बराबर में नीचे दो कंपोनेंट आ गए, तो इसको हम लिख देंगे नॉर्मल रिएक्शन f sin 60 डिग्री प्लस 10√3 जो इसका वेट है, और फिर n इज इक्वल टू f sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2 प्लस 10√3। इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो n है हमारा, n जो है वो आ चुका है ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे f cos 60 डिग्री का जो एंगल है, ये यहाँ पे ये कहाँ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है, और यहाँ पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि f cos 60 डिग्री जो एक फोर्स है, ये जो होता है किसके बराबर होगा, म्यू n के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करेगा, एक फ्रिक्शन का काम करेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स का काम करेगा जो इसको ब्लॉक को रोकेगा। तो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू n। f cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, म्यू का हमको वैल्यू दी है 2/√3, और यहाँ पे n। इसको स्टूडेंट मार्क कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, f/2 इज इक्वल टू 1/2√3, यहाँ पे वैल्यू आ गई n। अब ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करेंगे, n की जो वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में मिली है, इस इक्वेशन में इसको पुट अप करके इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमें f की वैल्यू मिल जाएगी। तो f/2 पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 in second equation. तो स्टूडेंट्स f/√2 इज इक्वल टू 1/2√3 n। अब n की वैल्यू हमें जो मिली है वो है 1/2√3 f या √3/2f प्लस 10√3 प्लस 10√3। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए ये जो ब्रैकेट के जो बाहर है ये 2, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/√3 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 √3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, f प्लस 10√3 अपॉन ये √3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें f की वैल्यू मिलेगी f बराबर f/2 प्लस 10। अब स्टूडेंट्स f/2 को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो f माइनस f/2 इज इक्वल टू 10। f माइनस f/2 कितना होगा, f/2 ही आएगा, तो आ जाएगा स्टूडेंट निकल के f/2 इज इक्वल टू 10। 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा, तो ये हमें मिल जाएगा f इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स इतने फोर्स से हम इसको हमें इस ब्लॉक को हमको क्या करना पड़ेगा कि जिसके कारण ये ब्लॉक जो है वो मूव ना करे, डजंट मूव। तो यहाँ पे हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगा के इसका कंपोनेंट्स करके इसको इजीली सॉल्व कर लिया। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स, तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। इसके डायग्राम को समझ के इसकी वैल्यू को पुट अप करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two blocks of masses m1 is equal to 4 kg and m2 is equal to 6 kg are connected by a string of negligible mass passing over a frictionless pulley as shown in the figure.
द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M1 and the horizontal surface is 0.4. When the system is released, the masses M1 and M2 start accelerating. What additional mass M should be placed over M1 so that the masses M1 plus M slide with a uniform speed? अब स्टूडेंट्स क्या दिया है क्वेश्चन में बोला है कि M2 ब्लॉक है, इसका जो मास है वो कितना दिया है हमें 4, इसका दिया है M1 का 4 kg और M2 का दिया है 6 kg। इसका मास ये ज़्यादा भारी है, तो बोल रहे हैं कि जब इसको रखा जाता है तो ये जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेशन हो जाता है। उसमें क्या होता है, स्पीड बढ़ने लगती है, एक्सेलरेटिंग हो जाता है ये सिस्टम। लेकिन बोला गया है कि अगर ऐसा कुछ मास, छोटा सा मास अगर हम इसके ऊपर रख दें M1 के ऊपर, तो ये जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ आए, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो। एक्सेलरेशन नहीं हो मतलब वहाँ पे फोर्स ना लगे, और फोर्स ना लगे मतलब एक ही स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से ये नीचे की तरफ आए। तो हमको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ये जो मास है ये कितना किलोग्राम इसके ऊपर रखा जाए, जिसके कारण ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं हमको कितना क्या चीज़ें दी गई है। तो M1 जो हमें दिया है वो मास दिया है 4 kg, M2 जो दिया है वो दिया है हमें 6 kg। हमको फाइंड आउट करना है M का मास जो इस M1 के ऊपर रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है हमें ब्लॉक M1 और फ्लोर के बीच में, हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में 0.4। तो जब सिस्टम को रिलीज करा जाता है तो एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को हमको रोकने के लिए हमको यहाँ पे मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जब भी यूनिफॉर्म स्पीड की बात आए, तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम लें तो इसके नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा इसका, M2 जी। जी को हम 10 मानेंगे और M2 की जो हमको वैल्यू दी गई है वो 6 kg है। तो नीचे की तरफ कितना लगेगा, 60 न्यूटन का वेट लगेगा। और ऊपर क्या होगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा। ये जो है हमें नेग्लिजिबल, जो हमारी जो थिकनेस की स्ट्रिंग है नेग्लिजिबल मास की, उसमें टेंशन T आएगा। और यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.4। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको टेंशन दिया है, तो टेंशन देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो ये M2 मास के लिए हो जाएगा टेंशन T इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ये तो हमको एक वैल्यू मिल गई है, तो हम मार्क कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए मासेस रखे हुए हैं M1 प्लस M इंटू जी। ये नीचे की तरफ इसका क्या लगेगा, ये वेट आएगा इसका। तो ये वेट निकल के आ जाएगा M1 का हमको वैल्यू दी है 4 प्लस M हमको फाइंड आउट करना है, और जी की वैल्यू है 10। अब स्टूडेंट्स यही जो होगा इसका अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा N। तो हम N नॉर्मल को लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू फॉर मास M1 प्लस M के लिए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस M इंटू 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स ये तो n आ गया है। अब n की वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे कि अब हमको यहाँ पे नॉर्मल तो निकाल लिया, लेकिन अब यहाँ पे ये भी देखना है कि फ्लोर और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये मासेस के बीच में क्या लग रहा है, मेरा फ्रिक्शन लग रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है कितना है, 0.4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक टेंशन रहेगा, तो ये टेंशन जो फोर्स रहेगा ये बराबर आ जाएगा म्यू एन के, क्योंकि ये भी एक फोर्स है। टी बराबर जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमको क्या करना है कि जो n की वैल्यू है हम यहाँ से पुट अप कर देंगे। तो हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन सेकेंड इक्वेशन। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.4, और n की वैल्यू क्या है 4 प्लस m इंटू 10, m इंटू 10। अब देखिए स्टूडेंट ये t की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, 60 न्यूटन है, तो t की वैल्यू भी हम रख देते हैं 60। 0.4 4 प्लस m इंटू 10, यहाँ पे हम लिख देते हैं t इज इक्वल टू 60, जो हम इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे 10 है और मल्टीप्लिकेशन में 0.4 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 प्लस m अपॉन 60। अब ये 60 के नीचे हम क्या ले जा सकते हैं, 4 को ले जा सकते हैं। 60 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 प्लस m। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 5 20। तो स्टूडेंट्स ये निकल के आएगा 15 इज इक्वल टू 4 प्लस m। अब देखिए m का मास निकल के आ चुका है 15, 4 को वहां भेज देंगे, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 4 एंड दैट इज 11 kg। तो स्टूडेंट्स अगर हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस ब्लॉक को नीचे ले जाना है जहाँ पे एक्सेलरेशन ना हो,
तो हमको 11 केजी का मास m1 के ऊपर रखना पड़ेगा, ये 11 केजी आएगा निकल के। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट फोर्स के साथ ये नीचे की तरफ जाएगा ब्लॉक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा डायग्राम को समझते हुए फ्री बॉडी डायग्राम इसका अलग कर देंगे और इसका अलग कर देंगे, और इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला अप्रोच रहेगा स्टूडेंट, पहले T इज इक्वल टू 60 न्यूटन आ जाएगा हमारा। सेकेंडली इसके लिए हम एक नॉर्मल फोर्स निकालेंगे, नीचे कितना वेट आ रहा है उसी का अपोजिट में n आ जाएगा, तो ये हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है फ्लोर और ब्लॉक के बीच में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का जो होगा, फ्रिक्शन अपोजिट टेंशन के है, फ्रिक्शन का फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन, और इसके अपोजिट में टेंशन है, तो टी बराबर हो जाएगा म्यू एन, टी की वैल्यू म्यू की पुटअप करेंगे, एन की वैल्यू पुटअप करेंगे, टी की वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, एम का आंसर आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With what minimum acceleration must the wedge be pulled so that the block of mass m kept on its fall freely? और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें निकालना है कि कितने हम मिनिमम एक्सेलरेशन, ये जो वेज जो लगी है, ये वेज लगी, इसके ऊपर जो मास एम है वो रुका हुआ है, अगर इसको किस मिनिमम एक्सेलरेशन से हम इधर खींचें कि जो एम मास का जो ब्लॉक है वो फ्रीली फॉल हो जाए। तो फ्रीली फॉल हो जाए तो इसका मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा तो उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन ये लगाएगा, ये जो नीचे की तरफ ये वेज जो इसको पुल कर रहा है, तो ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है क्योंकि इसका मास है, तो ये ब्लॉक जो है इसको एम मास को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है। तो किस मिनिमम एक्सेलरेशन से उसको हम खींचे कि जो ब्लॉक एम है वो फ्रीली फॉल हो जाए, तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि एन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक हट जाएगा तो फ्रीली फॉल तभी हो पाएगा जब नॉर्मल रिएक्शन बैच के द्वारा इस पे जीरो लगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना है कि जब भी कोई एक्सेलरेशन होता है तो वहां पे हम क्या लेते हैं, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम रहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम लेना इसलिए पड़ता है कि वहां पे एक्सेलरेशन के अंदर हम उस चीज को ले रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि एम मास का जो रखा हुआ है ब्लॉक, इस पे क्या लगेगा। अब यहाँ पे नीचे ग्रेविटी लगेगी तो एम जी हो जाएगा, और इसके फिर हम कंपोनेंट जैसे पहले करते हुए आए, थीटा है, ये एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स जब भी हम ये एक्सक्लेटिंग फ्रेम लेते हैं जिसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, तो वहाँ पे एक हमारा स्यूडो फोर्स की हम लेते हैं कि यहाँ पे जो एक्सक्लेरेशन ए हो रहा है पीछे की तरफ, तो ये भी अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक एक्सक्लेरेशन करेगा विद द मास एम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एम ए के अगर हम कंपोनेंट करते हैं तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एम ए साइन थीटा। तो यहाँ पे अब हम इसको एक स्यूडो फोर्स लिया है एम ए के साथ ही कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कितना, एम ए साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे कंपोनेंट्स आए, अब हम इसको इक्वलेट करते हैं, तो देखिए एन प्लस एम ए साइन थीटा, और नीचे की तरफ कितना है, एम जी कॉस थीटा, इसके इक्वलेट में एन प्लस, इसका हमें कौन सा देखना है, वर्टिकली कंपोनेंट देखना है, तो एन प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये वाला जो फोर्स है, एम जी कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स हमें ये चीज पता है कि एन बराबर क्या है, जीरो, तो हम यहाँ पे जीरो पुटअप करेंगे, और एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू जी। अभी क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और ये जी है तो जी को लिख देंगे हम जी कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमको मिनिमम एक्सेलरेशन आया है, ए इज इक्वल टू जी कॉट थीटा, एंड आवर आंसर बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा एक्सेलरेशन होता है वहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम की कल्पना करते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम की कल्पना जब करते हैं तो वहाँ पे सूडो फोर्स लेना पड़ता है कि जितना भी एक्सेलरेशन पीछे हो रहा है उतना ही सामने की तरफ हो जाए, उसमें मास में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर जब इसका कंपोनेंट करते हैं तो ऊपर निकल के आया एम ए का एम ए साइन थीटा, और नीचे आया यहाँ पे लिख सकते थे हम एम ए कॉस थीटा। लेकिन हमको यहाँ पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था इसको जब हमने इक्वलेट करा एम ए साइन थीटा प्लस एन बराबर एम जी कॉस थीटा, जब इसको हमें पता था नॉर्मल फोर्स जब भी कोई चीज हट जाती है फ्रीली फॉल में तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है, तो हमने एन की वैल्यू को जीरो पुटअप करके इसको सॉल्व करा, तो आया ए बराबर जी कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स, देन आप लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।